नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी की आगे क्लास को कवर करेंगे, जिसमें हम सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप समझते हो कि सौर परिवार का जो मुखिया है वो है सन, और इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। और सूरज भी क्या है, एक तारा है, वो कैसे सूरज की उत्पत्ति होती है सारा हमने पहले भी इससे कवर कर रखा है, ठीक है। क्योंकि जो हमने सेकंड लेक्चर कवर किया था जिसमें बताया था आपको कि स्टार का निर्माण कैसे होता है, उसकी मृत्यु कैसे होती है, ठीक है, और कैसे उसमें ऊर्जा उत्पन्न करने का गुण आता है, ठीक है। सौर परिवार में सबसे पहले मुखिया को पढ़ लेने के बाद जो उसकी संतानें हैं, ठीक है, इसको आप संतान भी समझ सकते हो, जो उसकी बाकी बची हुई संतानें हैं उसका अध्ययन भी जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि इन्हीं में से एक संतान क्या है, पृथ्वी, जिस पर जीवन संभव है, जिस पर हम सब रहते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया इसी पर निवास करती है। तो हम आज की लेक्चर के अंदर जितने 8 के 8 ग्रह हैं, 8 है कि 9 है, आज क्लियर करेंगे, ठीक है। जानेंगे प्लूटो है या नहीं, उसमें क्या दिक्कत थी, वो सारा आज क्लियर किया जाएगा, ठीक है। आज के क्लास के जब आप नोट्स तैयार करेंगे तो सबसे पहले जरूरी है कि आप एक इस तरह का चित्र भी जरूर बना लीजिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप नोट्स तैयार करें तो आप वाइट पेपर पे तैयार करना, क्योंकि मेंस में आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। वहाँ आपको लाइन कॉपी नहीं मिलेगी, वहाँ आपको प्लेन पेज मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ से आपको लिखना भी है तो और आपको समझना भी है, ठीक है। तो वाइट पेपर पे नोट्स तैयार करना, लाइनर कॉपी पे नोट्स तैयार मत करना, ठीक है। क्योंकि उस पर आप समझते हो कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर अगर फर्स्ट टाइम वाइट पे लिखोगे तो आपका एक अक्षर यहाँ जाएगा, एक अक्षर यहाँ, एक अक्षर यहाँ, ठीक है, ऐसे लाइन नहीं बन पाएगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है अभी से। और नोट्स कैसे तैयार करने हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा मत करिए, ठीक है। जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, जो आप समझ पा रहे हो उसको समझकर अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। फिर उसको अपनी भाषा में लिखना है, समझ पा रहे हो, अपनी भाषा में तैयार करने हैं नोट। ऐसा नहीं है कि जैसा मैं करूँगा वैसा वैसा सेम सेम नहीं, जैसा मैं पढ़ाऊँगा उसको समझ लेने के बाद फिर उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर आपको नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ग्रहों के बारे में स्टडी करेंगे कि ग्रह क्या होता है, ठीक है। देखिए, अगर हम ग्रह की बात करें, प्लानट की, ठीक है, तो वो सभी आकाशीय पिंड जो किसी तारे की परिक्रमा करें, ठीक है। और यहाँ तारे का मतलब क्या है, जैसे प्लैनेट क्या होगा, वो सभी आकाशीय पिंड, सभी आकाशीय पिंड जो क्या करें, तारे की परिक्रमा करें, वो कहलाते हैं ग्रह यानी प्लैनेट्स, ठीक है। और ये जो ग्रह होते हैं, ठीक है, ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ठीक है। तो ये इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये किससे प्रकाशित होते हैं, सूर्य से, ठीक है। यानी सूर्य के प्रकाश से ही क्या होते हैं, ये प्रकाशित होते हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो, ठीक है, इनका किसी का भी अपना लाइट नहीं होगा। इनके पास जो लाइट आता है उसका सोर्स क्या है, सूर्य। उसका सोर्स क्या है, सूर्य। सूर्य के प्रकाश से ही क्या होता है, इन सभी ग्रहों पर क्या आती है, लाइट आती है, ठीक है। वो अलग बात है, कहीं पे ज़्यादा आएगी, कहीं पर कम आएगी। क्यों आएगी, उसका कारण सिंपल है। सिंपल कारण क्या है कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो सबसे पास होगा उस पर ज़्यादा लाइट आएगी और पहले आएगी, ठीक है। और जो सबसे दूर होगा उस पर कम लाइट आएगी और बाद में आएगी, ठीक है। तो ग्रह क्या होते हैं, वे सभी आकाशीय पिंड जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। और यहाँ तारे का मतलब क्या हुआ, ठीक है, यहाँ तारे का मतलब क्या हो गया, सूर्य, क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक तारा है, क्लियर। तो वो सभी आकाशीय पिंड जो किसी तारे की परिक्रमा करें और जिनका अपना प्रकाश ना हो, ठीक है, और अपना प्रकाश ना हो और वो सूर्य के प्रकाश से क्या हो, प्रकाशित हो, वो कहलाते हैं ग्रह यानी प्लैनेट्स, ठीक है। और हम अगर अपने सौर मंडल की बात करें, ऐसे मैंने आपको बताया था बिग बैंग थ्योरी के अंदर अरबों सौर मंडल है हमारी आकाश गंगा के, यानी जो हमारी आकाश गंगा थी उसका नाम क्या था, मिल्की वे। हमारी मिल्की वे के अंदर ही अरबों सौर मंडल हैं, और इस ब्रह्मांड के अंदर अरबों मिल्की वेज हैं, अरबों आकाशगंगाएं हैं। तो आप समझ सकते हो कि उसमें कितने तारे, सूर्य होंगे, कितने ग्रह होंगे, ठीक है। अभी उनके बारे में कुछ नहीं पता चला है, ठीक है, अभी सिर्फ कल्पना है पूरी, क्लियर। अब देखिए, तो जो हमारे ग्रह हैं उनकी कुल संख्या है 8, ठीक है। प्लूटो को हम ग्रह नहीं मानते, और जब प्लूटो के बारे में पढ़ेंगे क्यों नहीं मानते वो सब पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहला ग्रह आता है बुध, जिसको हम बोलते हैं मरकरी। उसके बाद आता है शुक्र, उसको बोलते हैं वीनस, ठीक है। उसके बाद आता है पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, ठीक है, सैटर्न शनि, फिर अरुण यानी यूरेनस, वरुण यानी नेपच्यून, फिर प्लूटो, ठीक है। ये हमारे कुल कितने ग्रह हैं, 9, जिसमें हम प्लूटो को अगर हटा दें तो हम मानते हैं कि हमारे कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है। और 8 के 8 ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ,
अब सबसे बड़ा प्रश्न आपके माइंड में आना चाहिए कि ये सूर्य के चारों ओर क्यों चक्कर लगा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आंसर क्लियर है, क्योंकि सूर्य का क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, सबसे ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम अर्थ पर किसी वस्तु का वेट करते हैं, अगर उसका वेट 10 किलो आता है, तो यहाँ सूर्य पर अगर उसका वेट करेंगे तो 240 किलो आएगा। क्यों? क्योंकि 24 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण है सूर्य पे पृथ्वी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कारण सिंपल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि ये जो आकाशीय पिंड है ये सारे, अब इसको कल्पना करिए, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है, आप जितनी अच्छी कल्पना कर पाओगे उतना अच्छा समझ पाओगे। ठीक है, बुध हुआ, चाहे जितने भी ग्रह हुए, जितने प्लैनेट हुए, ये आपके स्पेस के अंदर क्या है, ऐसे लटके हुए हैं, और चारों ओर, इनके चारों ओर, जैसे मान लीजिए पृथ्वी, इसके चारों ओर क्या है, बस क्या है, स्पेस है। ठीक है, क्या है, स्पेस है। और इस, क्योंकि यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है एक सीमा तक है ना, कुछ किलोमीटर के बाद जाकर तो स्पेस है ना, वैक्यूम है। और इसी वैक्यूम में क्या होता है कि ये जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है इन सभी पर काम करता है। इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये 9 के 9 ग्रह जितने भी हैं, 9 या 8, आठों के 8 ग्रह इसके चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं एक ऑर्बिट में। ठीक है, यानी एक ऑर्बिट में कोई भी ग्रह एक दूसरे की ऑर्बिट को नहीं काटेगा। पहले समझ लीजिए ऑर्बिट क्या है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए सूर्य है। ठीक है, एक मिनट, ये सूर्य है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है, बुध। ठीक है, तो बुध की क्या होगी, एक ऑर्बिट होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका शुक्र की क्या होगी, एक ऑर्बिट होगी, पथ होगा, ऑर्बिट मतलब पथ। पृथ्वी है, पृथ्वी की क्या होगी, एक ऑर्बिट होगी। ठीक है, उसके बाद आपका मार्स है, मंगल की क्या होगी, एक ऑर्बिट होगी। आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये बुध की ऑर्बिट है और ये शुक्र की ऑर्बिट है, दोनों ऑर्बिट एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, वो अपने अपने पथ पर क्या करती हैं, सूर्य के चारों ओर क्या करती हैं, चक्कर लगाती हैं। और कारण क्या है, सिंपल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, कुछ फैक्ट है, पहले वो जान लीजिए। आई होप आपको पता होगा। पहले आपको दिशाओं का पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें दिशा का बहुत चक्कर पड़ता है। आपको पता है 4 दिशाएं होती हैं मुख्य रूप से। ये है नॉर्थ, और इसके बिल्कुल अपोजिट में साउथ। ठीक है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व, और ये होती है पश्चिम। ठीक है, तो ये आपको दिशाएं आपके माइंड में बिल्कुल बैठी होनी चाहिए। और ये जितने भी ग्रह हैं, चाहे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, कोई भी ग्रह है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर किस दिशा में लगाते हैं, सोचिए। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। ठीक है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी जैसे मान लीजिए सूर्य है तो ऐसे लगाएंगे, ऐसे, ना कि ऐसे। यानी इसको आप पश्चिम से पूर्व को ऐसे भी समझ सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लीजिए घड़ी की सुई है, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ऐसे, बट एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यानी इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लगाएंगे, समझ में आ रहा है, इस तरह से, ना कि इस तरह से। इस तरह से नहीं लगाएंगे, इस तरह से नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं सभी ग्रह, तो कैसे करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है इतना। ठीक है, अच्छा, आपको ये तो क्लियर हो रहा होगा अभी कि ये बात तो आपको क्लियर होगी कि ये जो ग्रह है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, जो हमने 3rd क्लास देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, जो हाइपोथेसिस थी, जो लास्ट वाली हाइपोथेसिस थी, डबल स्टार हाइपोथेसिस, वो थोड़ा सा वैज्ञानिक दिखती थी। उसमें बताया गया था कि कैसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, बट ये कह देना कि सूर्य से इनके ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, तो ये कोरी कल्पना है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि सूर्य का स्ट्रक्चर अलग है, बाकी ग्रहों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। वहाँ सूर्य केवल क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। पृथ्वी क्या है, गैसों के अलावा तत्व की बनी हुई है, एलिमेंट्स की भी उसमें पुष्टि हुई है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सूर्य से इन ग्रहों की उत्पत्ति नहीं हुई है। हालांकि कैसे हुई है वो अलग बात है, पर फिर भी जो हाइपोथेसिस थी वो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब देखिए, अगर हम दूरी के अनुसार देखें कि सबसे दूर और पास ग्रह कौन सा है, देखिए सबसे पहले आता है आपका बुध यानी मरकरी, सेकंड पे आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, ऐसे करते हैं। यानी सूर्य के जो, अगर हम सबसे पास ग्रह की बात करें, सूर्य के सबसे पास ग्रह की बात करें, तो हमें कौन सा मिलता है, बुध। ठीक है, कौन सा मिलता है, बुध। अगर दूर की बात करें तो हमें मिलता है वरुण, अगर हम प्लूटो को ना काउंट करें। ठीक है, यदि प्लूटो को काउंट किया जाता है तो प्लूटो आएगा, अदरवाइज वरुण आएगा। ठीक है, तो आप वरुण को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। अगर ऑप्शन में प्लूटो हुआ तब आप प्लूटो को लिख सकते हो। वैसे तो प्लूटो अब ग्रह नहीं है, 2006 के बाद इसका ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था। वो क्यों छीन लिया गया था अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक एक ग्रह को, क्योंकि वीडियो क्लास जो है आज की ये लंबी जा सकती है, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की जा सकती है, बट आपको मैं इतना यकीन दिलाता हूँ आज की क्लास करने के बाद आपको कभी भी ग्रह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जितने फैक्ट होंगे सभी यहाँ से मिल जाने वाले हैं। क्लियर।
देखिए, बुध और शुक्र को आप देखिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, इन्फीरियर प्लैनेट्स। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, घटिया यानी कमज़ोर, ठीक है। बुध और शुक्र को इन्फीरियर प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी चीज़, अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी की ज़्यादा चापलूसी करता है या उसके ज़्यादा नज़दीक रहता है तो इस वजह से उनको क्या कहा जाता है, इन्फीरियर यानी चापलूस, ठीक है। तो सेम ये क्या है, हमारे सूर्य के क्या है, ज़्यादा नज़दीक, क्योंकि इस वजह से यहाँ पे जीवन क्या है, संभव नहीं है, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, इन्फीरियर प्लैनेट्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्फीरियर प्लैनेट्स कौन से होते हैं तो आप बता देंगे बुध और शुक्र, ठीक है। बुध से लेकर मंगल तक, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है और पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है किसको, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, 4 ग्रहों को, ठीक है। और इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। क्यों, देखिए पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है, एक ही नाम है आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह, क्योंकि ये जो चारों ग्रह हैं ये किससे मिलकर बने हैं, धूल मिट्टी कणों से, ठीक है। यानी इनकी चारों ग्रहों की जो संरचना है वो पृथ्वी की संरचना से मेल खाती है, यानी पृथ्वी जिससे मिलकर बनी है गैस और एलिमेंट्स यानी गैस और तत्वों से मिलकर बनी है, यहाँ धूल मिट्टी के कण भी हैं, ठीक है। इसके बाद के जो ग्रह बचते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, ये चारों ग्रह हैं, इनको क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह, या इनको ग्रेट प्लैनेट्स भी बोला जाता है, जोवियन प्लैनेट्स भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये चारों के 4 ग्रह, लास्ट वाले अंतिम चारों के 4 ग्रह ये किससे मिलकर बने हैं, गैसों से, ये ओनली गैसीय ग्रह हैं, ठीक है। इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये गैसों से मिलकर बने हैं, जबकि ये किससे मिलकर बने हैं, ये धूल मिट्टी कण से मिलकर बने हैं, गैसों से भी मिलकर बने हैं, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, ठीक है। तो पृथ्वी के जो पहले 4 ग्रह हैं इनको आंतरिक, और 4 से बाद यानी 5 से बाद 5 से लेकर 8 तक इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये किससे मिलकर बने हैं, गैस मिट्टी से मिलकर बने हैं, ठीक है। और पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि आप इनकी संरचना देखेंगे ना, यहाँ का जो केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो पृथ्वी से मेल खाता है, तो इस वजह से इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी के कणों से मिलकर बना हुआ है, क्लियर। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हम पृथ्वी से नग्न आंखों से कितने ग्रहों को देख सकते हैं। देखिए, बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए गए हैं जिनके जरिए हम पृथ्वी से ग्रहों को देख सकते हैं। तो पृथ्वी से हम नग्न ग्रहों को 1 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यानी आप देख रहे हैं यहाँ तक शनि तक, ठीक है। तो इतने ग्रहों को हम क्या कर सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो काउंट करने में तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आप इसका उत्तर मत लगा देना, इसका सही उत्तर क्या होगा, 5। क्यों होगा अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, नग्न आंखों से हम कितने ग्रह देख सकते हैं, ओनली 5। देखिए, अब इन जितने भी ग्रहों को आप नग्न आंखों से देखोगे, नग्न आंखों का मतलब है कि आप बिना मतलब किसी इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए, यानी बड़े बड़े दूरदर्शी, वो जो हाई टेक दूरदर्शी होते हैं उनके जरिए जब आप देखोगे तो आप इसको स्पेस में उड़कर तो नहीं देख सकते। यानी देखो कैसे, पृथ्वी पर खड़े होकर देखोगे ना, पृथ्वी पर खड़े होकर ही देखोगे, तो जब आप पृथ्वी पर खड़े होकर देखोगे तो पृथ्वी को तो नहीं देख सकते ना। पृथ्वी को आपको देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, स्पेस में, स्पेस से ही हम पृथ्वी को देख सकते हैं। पृथ्वी पर खुद खड़े होकर पृथ्वी को नहीं देख सकते, ठीक है, खुद खड़े होकर पृथ्वी को नहीं देख सकते, अगर देखना है तो स्पेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पृथ्वी पर खड़े होकर जब हम देखते हैं तो हमें ग्रह कितने दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5। तो इस वजह से नग्न आंखों से देखे जाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है, 5। तो आप 5 आंसर राइट लगा के आएंगे, क्लियर। अगर आप 6 लगाते हो तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी को देखने के लिए आपको खुद स्पेस के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। स्पेस में जाकर फिर आपको 6 ग्रह दिखाई, फिर स्पेस में जाकर तो सभी ग्रह देख सकते हो आप, ठीक है। तो पृथ्वी पर खड़े होकर हम सिर्फ 5 ही ग्रहों को नग्न आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। अगर दूरी के हिसाब से तो हमने पढ़ लिया, बुध सबसे पास है और आपका क्या बोलते हैं, वरुण क्या है, सबसे दूर है, क्लियर। अब देखिए, अगर दूरी के हिसाब से बीच का ग्रह पूछा जाए आपसे, यानी मिड प्लानेट पूछा जाए कि बीच का ग्रह कौन सा है, तो आप कौन सा लगाओगे। बीच का ग्रह पूछा जाएगा तो आप कौन सा लगाएंगे, यहाँ आप कंफ्यूजन हो सकते हो और ये फैक्ट आपको बहुत अच्छा नोट करने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी 3 इधर से छोड़ दीजिए, वरुण, अरुण, शनि 3 इधर से छोड़ दीजिए। अब डिसाइड करिए ये लगाना है, ये लगाना है बीच का ग्रह, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ना तो बीच का ग्रह ये है ना ये है। क्यों नहीं है, देखिए, बुध की अगर हमने क्या कहा आपको, दूरी के अनुसार, ठीक है, द्रव्यमान या भार या डेंसिटी के अनुसार नहीं कहा, हमने कहा आपको दूरी के अनुसार, ठीक है। दूरी के अनुसार बुध क्या है, सबसे पास है। अगर हम सूर्य से बुध की दूरी देखें तो लगभग हमें 57 मिलियन किलोमीटर मिलती है, ठीक है। अगर हम शुक्र की दूरी देखें तो हमें 108 मिलियन किलोमीटर मिलती है।
अगर हम अर्थ की देखें तो हमें 149 मिलियन किलोमीटर मिलती है। अगर हम मंगल की देखें तो हमें मिलती है 227 मिलियन किलोमीटर, ये मिलियन है, ठीक है, मिलियन किलोमीटर। अगर हम बृहस्पति की देखें तो हमें मिलती है 778 मिलियन किलोमीटर। अगर हम शनि की देखें तो हमें मिलती है 1.4 बिलियन किलोमीटर, 1.4 बिलियन किलोमीटर, ठीक है। और यदि हम अरुण की देखें तो हमें मिलती है 2.8 बिलियन किलोमीटर। अगर हम वरुण की देखें तो हमें मिलती है 4.4 बिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि जो बीच का ग्रह होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो बीच का ग्रह निकालने का जो सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है वो होता है इनका एवरेज निकाल लेना, ठीक है। देखिए ये है 57 मिलियन किलोमीटर। अगर हम यहाँ देखते हैं मार्स को, मंगल को, तो ये है 227 मिलियन किलोमीटर। जुपिटर को देखते हैं, बृहस्पति को, तो ये है 778 मिलियन किलोमीटर। ये कितना है 1.48 बिलियन किलोमीटर, ठीक है। 2.8 बिलियन किलोमीटर, ये 4.4 बिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो इसका आप एवरेज कैसे निकालेंगे? तो 4.4 को आप, क्योंकि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे सर वरुण। और वरुण की अगर हम सूर्य से डिस्टेंस देखें तो हमें मिल रही है कितनी, 4.4 बिलियन किलोमीटर, ठीक है। अगर हम इसको हमें बताना है बीच का ग्रह कौन सा होगा दूरी के अनुसार, आप ये याद जरूर रखेंगे, दूरी के अनुसार बीच का ग्रह पूछ रहा है, ठीक है। तो दूरी के अनुसार जब बीच का ग्रह पूछेगा तो हम इसको 2 से डिवाइड मारेंगे, क्योंकि बीच का ग्रह निकालने का मतलब क्या है, उसको 2 से डिवाइड मार दीजिए। जैसे हम 2 से डिवाइड मारते हैं तो हमें कितना मिलता है, 2.2 बिलियन किलोमीटर, क्योंकि 4.4 बिलियन को अगर 2 से डिवाइड मारेंगे तो कितना मिलेगा, 2.2 बिलियन किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए 2.2 बिलियन किलोमीटर किसके पास पड़ेगा, तो आप देख रहे हैं 2.2 बिलियन किलोमीटर किसके पास पड़ रहा है आपका, ये कितना है 2.8 है ना, तो कोई बात नहीं, 2.2 किसके पास पड़ रहा है, यूरेनस के पास, ठीक है, यानी अरुण के पास। तो दूरी के अनुसार अगर हमें बताना आए तो जो सबसे बीच का ग्रह होगा वो होगा आपका अरुण, ठीक है। कौन सा होगा, अरुण यानी यूरेनस, ठीक है। गलती से भी आप मंगल या बृहस्पति को मत लगा देना। ऐसा नहीं है कि देखने से लग रहा है कि दूरी बीच का ग्रह होगा, नहीं, दूरी अनुसार जब भी पूछेगा तो बीच का ग्रह कौन सा बताएंगे आप, अरुण। और क्यों होता है ये सारा आपको अभी समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो ना इसकी इतने मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है और सबसे दूर की कितनी है 4.4 बिलियन किलोमीटर। और जब हम इसका एवरेज निकालेंगे 2 से डिवाइड करके, तभी तो बीच के ग्रह की दूरी आएगी, और वो आती है 2.2 बिलियन किलोमीटर। और 2.2 के पास आपका अरुण ही बैठता है। क्लियर है, क्लियर है। तो आपको डिस्टेंस पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखते हैं साइज के अनुसार, यानी आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह और छोटा ग्रह। पहले क्योंकि इसके बारे में जितने फैक्ट है वो कर लेते हैं, फिर एक एक ग्रह को हम पढ़ेंगे, वो तो अलग बात है। क्लियर। तो साइज के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दिखाई दे रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, जुपिटर यानी बृहस्पति, ठीक है। उससे छोटा कौन सा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, शनि, ठीक है। उससे छोटा कौन सा है, अरुण। उससे छोटा कौन सा है, वरुण। उससे छोटा हमारी पृथ्वी। उससे छोटा शुक्र। उससे छोटा मंगल। उससे छोटा बुध, ठीक है। तो अगर हम साइज के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा ग्रह जो मिलता है हमें मिलता है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा मिलता है, बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा मिलता है, बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा मिलता है, बुध, ठीक है। और साइज के अनुसार हमसे पूछ सकता है कि पृथ्वी कौन से नंबर पर है, ठीक है। साइज के अनुसार पृथ्वी का अगर नंबर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, तो पृथ्वी हमें कौन से नंबर पर मिलती है, 5 नंबर पर, ठीक है। तो 5वें नंबर पर है साइज के अनुसार हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो 5वें नंबर का ग्रह बनती है पृथ्वी साइज के अनुसार। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, साइज के अनुसार छठा ग्रह भी पूछ सकता है, साइज के अनुसार दूसरा ग्रह भी पूछ सकता है, साइज के अनुसार तीसरा भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम मास के अनुसार देखें, द्रव्यमान के अनुसार, और द्रव्यमान क्या होता है अब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, द्रव्यमान के अनुसार द्रव्यमान क्या होता है, पहली बात तो ये यानी पदार्थ की कुल मात्रा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, ठीक है। देखिए एक बात याद रखना, जो भी चीज़ें मैं आपको पहले बता दिया करूँगा वो बार बार मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। जैसे ही मैं वर्ड कहूँ कोई भी द्रव्यमान, तो आपके माइंड में झट से आ जाना चाहिए कि द्रव्यमान का मतलब ये होता है। क्लियर। तो द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ की कुल मात्रा। अगर हम द्रव्यमान के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा ग्रह हमें कौन सा पाता है, बृहस्पति। उससे छोटा कौन सा पाएगा, शनि। उससे छोटा अरुण। उससे छोटा वरुण। उससे छोटा पृथ्वी, ठीक है। उससे छोटा शुक्र। उससे छोटा मंगल। उससे छोटा बुध, ठीक है। तो अगर हम
मास के अनुसार देखें तो बृहस्पति फिर हमें क्या दिखाई देता है, सबसे बड़ा ग्रह दिखाई देता है, और बुध हमें फिर सबसे छोटा दिखाई देता है। ठीक है, अब बात आती है कि पृथ्वी, तो मास के अनुसार भी, द्रव्यमान के अनुसार भी पृथ्वी हमें कौन से नंबर पर दिखाई दे रही है, 5वें नंबर पर दिखाई देती है। क्लियर। अब हम थोड़ा देख लेते हैं डेंसिटी के अनुसार, यानी घनत्व के अनुसार। अब मैं अपनी बताऊंगा आपको घनत्व क्या होता है, मैंने आपको सारा पहले ही क्लासों में पूरा डिटेल में बता रखा है। घनत्व के अनुसार हम चेक करते हैं, तब भी हमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा पाता है, बृहस्पति। उससे छोटा हमें पाता है शनि। ठीक है, उससे छोटा हमें पाता है वरुण, यहाँ याद रखेंगे। उससे छोटा कौन सा पाता है, वरुण। उससे छोटा पाता है अरुण, और अरुण से छोटा पाता है पृथ्वी, और पृथ्वी से छोटा पाता है हमें शुक्र, और शुक्र से छोटा पाता है मंगल, और मंगल से छोटा पाता है बुध। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि चीज़ें बदल चुकी हैं। कैसे, अगर हम घनत्व के अनुसार देखते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा क्या है, बुध है। बट अगर हम पृथ्वी का नंबर देखें, पृथ्वी का नंबर फिर हमें किस नंबर पर दिखाई देती है, 5वें नंबर पर। ठीक है, बट यहाँ देख रहे हो आप कि पहले क्या था, अगर मास के अनुसार देखें तो अरुण क्या आ रहा था, 3रे नंबर पर। ठीक है, और वरुण आ रहा था 4थे नंबर पर। बट जैसे ही घनत्व के अनुसार देखते हैं तो वरुण 3रे नंबर पर आ जाता है, और अरुण किस पे आ जाता है, 4थे में। ठीक है, तो घनत्व के अनुसार आप समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये 4-5 बातें हैं, दूरी के अनुसार, साइज के अनुसार, मास के अनुसार, घनत्व के अनुसार। एक तो सबसे बड़ा, छोटा, और इसका क्रम सबसे जरूरी है कि इसका क्रम आपको याद रहे। ठीक है, उसके बाद आपको पृथ्वी का भी याद रखना है कि पृथ्वी कौन से नंबर पर बैठती है, दूरी के अनुसार वैसे। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए, दूरी के अनुसार देखा जाए तो दूरी के अनुसार पृथ्वी किस नंबर पर बैठती है, 3रे नंबर पर। ठीक है, दूरी के अनुसार किस पे बैठती है, 3रे नंबर पर। देखिए, पहले बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी। क्लियर है। तो या सूर्य से दूरी के अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी 3रे नंबर पर है। ठीक है, वो क्वेश्चन की नेचर से आपको क्लियर हो जाएगा पूछना क्या चाह रहा है, पर ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। अगर बीच का ग्रह पूछ लिया तो बीच का ग्रह आपका अरुण है, ये मंगल और बृहस्पति में दिमाग मत लगाना। क्लियर है, वो कैसा है, कैसे है, वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक ग्रह को उठाते हैं। आपने ये चित्र देख लिया। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, ये चीज़ जो दिखाई जा रही है, ये वाली, ये चीज़ बताती है कि ये सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, या पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं सूरज के चारों ओर। शुक्र भी क्या है, ऐसे अपनी ऑर्बिटल पर इसके चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी भी इधर की ओर दिखाया गया है, मंगल को भी, बुध को भी, सभी ग्रहों को इधर की ओर दिखाया गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और ये सभी ग्रह अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अपनी एक्सिस पर घूम रहे हैं। जैसे बुध को भी दिखाया गया है कि अपने एक्सिस पर ये कैसे करता है, पश्चिम से पूर्व। देखिए, जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अगर बुध की देखा जाए, बुध अपने एक्सिस पर, एक तो होता है परिक्रमा, वो आगे हम पृथ्वी की जैसे गतियां पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा परिक्रमा और घूर्णन में क्या फर्क है। ठीक है, घूर्णन बेसिकली क्या होता है, अपने एक्सिस पर घूमना। ठीक है, तो अपने एक्सिस पर अगर बुध को देखा जाए तो ये चीज़ ये दिखाती है, यानी इधर से इधर की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी जैसे परिक्रमा कर रहा है वैसे ही बुध भी क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर हम शुक्र को देखें, शुक्र उल्टा है। अगर शुक्र की परिक्रमा देखें, ये आपको याद रखना है, परिक्रमा और घूर्णन में अंतर है। ठीक है, देखिए, परिक्रमा, जब भी परिक्रमा शब्द आएगा तो उसका मतलब होगा कि वो सूर्य के चारों ओर कर रहा है, किसी भी पिंड के चारों ओर कर रहा है। ठीक है, और अगर घूर्णन की बात आती है तो वो अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर कैसे घूम रहा है। ठीक है, तो अगर हम शुक्र की परिक्रमा देखें तो वो पश्चिम से पूर्व ही कर रहा है, पश्चिम से पूर्व। अगर हम उसका घूर्णन देखें अपने एक्स पर, वो पूर्व से पश्चिम, यानी क्लॉकवाइज। देखिए, ये सारे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉक कैसे होता है, ऐसे ही होता है, और क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे होता है। देखिए, यहाँ निशान कहाँ दिखाई दे रहा है, शुक्र पे आपको, क्लॉकवाइज। यानी जो शुक्र है वो अपने एक्सिस पर, ठीक है, अपने अक्ष पर, या कहीं घूर्णन कैसे करता है, वो पूर्व से पश्चिम। बाकी सभी कैसे करते हैं, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी को देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, और सूर्य के चारों ओर भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, और सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व। मंगल को देख लीजिए, सेम। बृहस्पति को देख लीजिए, सेम। ठीक है, शनि को देख लीजिए, सेम। अरुण को देख लीजिए, यहाँ गड़बड़ बंद कर देना।
अरुण भी कैसे करता है, जैसे शुक्र करता है। तो अरुण और शुक्र दोनों कैसे घूर्णन करते हैं, घूर्णन की बात है, घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम, ठीक है। तो दो ग्रह ऐसे हैं, यानी शुक्र और आपका अरुण, ये अपने अक्ष पर कैसे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ठीक है। अपने अक्ष पर कैसे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम। अगर उसकी बात की जाए परिक्रमण की, तो परिक्रमण तो ये यानी परिक्रमा तो ये सूर्य की कैसे करते हैं, पश्चिम से पूर्व ही करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, बट अपने एक्सिस पर घूर्णन। तो दोनों शब्द याद रखेंगे, जब घूर्णन की बात आती है तो वो पूर्व से पश्चिम करते हैं। क्लियर है ये, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इस चित्र को अपने माइंड में बिठा लीजिए। अब हम करते हैं क्लियर, अपना एक एक ग्रह को उठाते हैं, बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को, एक एक को उठाते हैं और उसके बारे में जो जो भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सारे आपको समझा दिए जाएंगे। सबसे पहला ग्रह आता है आपका बुध यानी मरकरी। तो मरकरी जैसा कि देखा आपने, एक तो सूर्य के एक सबसे क्या है पास और सबसे क्या है छोटा, ठीक है। एक तो क्या है सबसे पास और सबसे छोटा, एक तो क्या है सबसे पास और सबसे छोटा, ठीक है। अगर हम इसकी परिक्रमा देखें तो परिक्रमा कैसे कर रहा है ये, पश्चिम से पूर्व, देखा था अभी चित्र में, पश्चिम से पूर्व कर रहा है और साथ में अपने एक्सिस पर कैसे कर रहा है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर, क्योंकि ये सूर्य के क्या है पास है, नज़दीक है, तो इस वजह से सूर्य की परिक्रमा क्या कर लेता है, जल्दी कर लेता है, ठीक है। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि 88 दिन के अंदर ये सूर्य की क्या कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। सूर्य की कितने दिन में परिक्रमा कर लेता है पूरी, ये 88 दिन के अंदर, यानी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर पूरा कर लेता है, 88 दिन के अंदर। और पृथ्वी कितने दिन में करती है, 365 और 366, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये कारण क्या है, क्योंकि ये क्या है, सूर्य के क्या है, नज़दीक है। कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अपने मेले के अंदर वो झूला देखा होगा जिस पे गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा 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 है, ठीक है। अगर ये गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे ये गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, जो ये वाला व्यक्ति होगा यहाँ आ जाएगा, ये वाला व्यक्ति 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 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस व्यक्ति को कितनी डिस्टेंस दूरी करनी पड़ रही है, इसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, इसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, इसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है और इस व्यक्ति को इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि किसको कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है और किसको छोटी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। और कारण क्या है, क्योंकि ये इस केंद्र के क्या है पास है, इस केंद्र को आप सूर्य मान सकते हो, तो ये इसके पास है, इस वजह से क्या करना पड़ रहा है, इसको कम दूरी तय करनी पड़ रही है, ठीक है। ये थोड़ा इससे दूर है तो इसको इससे अधिक, सबसे अधिक किसको, जो सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो इस वजह से बुध हमारा क्या है कि 88 दिन के अंदर अपना पूरा परिक्रमण कर लेता है। क्लियर। अगर हम यहाँ पे वायुमंडल की देखें तो जो बुध है यहाँ पर वायुमंडल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वायुमंडल का क्या है, अभाव है। तो वायुमंडल का अभाव है तो इसी वजह से यहाँ क्या है, जीवन प्रत्याशा नहीं है, जीवन की संभावना नहीं है और कुछ ही क्या है, ये पृथ्वी के सबसे पास है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा गर्म यानी सबसे ज़्यादा हॉट ग्रह कौन सा होगा, हॉट प्लैनेट, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो सूर्य के सबसे ज़्यादा पास है, जैसे कि यहाँ देखने से आपको पता चल रहा होगा। देखिए यहाँ अगर आप देखते हो तो देखने से पता चल रहा होगा कि सबसे पास क्या है, बुध है, तो बुध ही क्या होगा सबसे गर्म, ठीक है। ऐसा नहीं है, तो बुध सबसे गर्म नहीं है, सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र है। ये क्यों है, जब शुक्र को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करिए। तो यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसी वजह से वायुमंडल ना होने की वजह से यहाँ पर दिन में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है, और रात को क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, ठंड हो जाती है, ठीक है। देखिए अभाव का मतलब ये है कि वहाँ, अभाव का मतलब ये नहीं है कि वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। अभाव का मतलब ये है कि जो सामान्य जो वायुमंडल होता है, जो नज़दीक होता है, यानी गैस के जो एटम्स नज़दीक होते हैं ना, जो जैसा कि पृथ्वी पाया जाता है, वैसा वायुमंडल नहीं है वहाँ पर, ठीक है। वायुमंडल तो है, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि दिन के अंदर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और रात को बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये चीज़ ये दिखाती है कि वहाँ पर वायुमंडल है, ठीक है। अगर वायुमंडल ना होता तो रात को जितनी भी, दिन में जितना भी आपका जो सरफेस बुध का गर्म हुआ होगा, रात को उतना ही क्या होगा, वहाँ से जो तरंगे निकलेंगी, पार्थिव विकिरण निकलेगा, वो वायुमंडल क्रॉस करके स्पेस में चला जाता। तो वहाँ पे वायुमंडल होने की वजह से ही वो जो
पृथ्वी का जो IR है, पृथ्वी का जो पार्थिव विकिरण है, वो वायुमंडल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इस चीज़ को सिद्ध करती है कि वहाँ पर वायुमंडल है। पर वायुमंडल कैसा है? विरल है। ठीक है, पृथ्वी जैसा नहीं है, कैसा है? विरल है। ठीक है, अब जरा समझना, देखिए यार, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर क्या है? हमारा वायुमंडल है। जैसे ही सूर्य से तरंगे आती हैं, आपको पता है 7 तरंगे होती हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट, परवैंगनी किरणें, ठीक है, हालांकि एक्स किरणें और गामा किरणें अल्ट्रावायलेट पृथ्वी तक नहीं आ पाती। ठीक है, क्योंकि उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, कम होती है। ठीक है, विजिबल लाइट आता है, IR भी आता है, और जो IR होता है ये स्पेशली किसके लिए उत्तरदायी होता है? हीट के लिए। यानी जो हमारे वायु पृथ्वी पर जो गर्माहट पाई जाती है वो किसकी वजह से पाई जाती है? हीट के, IR की वजह से। और IR 2 टाइप का होता है, एक तो सूर्य का IR और एक पृथ्वी का IR। मान लीजिए, अगर जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे आग लगाई, ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया? टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। जैसे ही आप अगर उस पर जल छिड़कते हो, पानी छिड़कते हो, तो जब वो ठंडा होता है तो उससे कुछ क्या निकलती है? तरंगे निकलती हैं, भाप निकलती है। ठीक है, एनर्जी निकलती है। सेम यही कंसेप्ट हमारी पृथ्वी के साथ होता है। यानी दिन में क्या होती है? पृथ्वी गर्म होती है, और जैसे ही घूमकर वो सूर्य के अपोजिट साइड में चली जाती है तो रात हो जाती है, और जैसे ही रात होती है तो ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो दिन में पृथ्वी की जो भूपट्टी है, जो सरफेस है, उसने जितनी एनर्जी को ग्रहण किया था दिन में, रात को वो जब ठंडी होगी तो उससे एनर्जी भी निकलेगी। पर जैसे एनर्जी कौन सी? गर्म किसकी वजह से हुई है? तो गर्माहट के लिए जो तरंग जिम्मेवार होती है वो कौन सी होती है? IR। ठीक है, यानी सूर्य से जो IR आया था वो दिन में पृथ्वी ने क्या किया? उसको ग्रहण किया, उसकी वजह से क्या हुई? हमारी पृथ्वी गर्म हो गई। ठीक है, जैसे ही घूमकर पृथ्वी सूर्य के अपोजिट साइड में चली जाती है, तब क्या होती है? रात होती है, और रात में फिर ठंडी भी होगी। जैसे ही पृथ्वी ठंडी होगी तो इस पृथ्वी से क्या होंगी? पृथ्वी से IR निकलेंगी, और पृथ्वी से जो रात के समय जो IR निकलता है वो कहलाता है पार्थिव विकिरण। ठीक है, अब ये जो पार्थिव विकिरण है ये हमारे वायुमंडल को क्रॉस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हमारे वायुमंडल में क्या पाई जाती है? CO2 भी पाई जाती है, आपको पता है। ठीक है, कहीं कैसे पाई जाती हैं? तो CO2 की एक खासियत होती है कि ये क्या करता है? हीट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि हीट किस में है? IR में क्या है? बेसिकली हीट ही है। ठीक है, आपने हीटर देखा होगा घर में, हीटर से जो आपको जो हीट मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है? IR तरंग की वजह से। ठीक है, तो ये जो IR है हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर मौजूद जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो इसको वायुमंडल से क्रॉस नहीं होने देती, जिसकी वजह से क्या होता है? वहाँ पे IR को रोक लेती है और वहाँ पे गर्माहट होती है। क्लियर? तो सेम है, क्योंकि जो IR है वो कहाँ से आ रहा है? सूर्य से, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में क्या है? 7 तरंगे हैं। तो वहाँ सूर्य का प्रकाश भी, तो बुध पे भी तो सूर्य का प्रकाश ही आता है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे भी IR आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दिन में गर्मी है, रात को सबसे ज़्यादा ठंड है। ठीक है, तो ये चीज़ इस चीज़ को दिखाता है कि वहाँ पर वायुमंडल है, वो वायुमंडल क्या है? विरल है। जैसे मान लीजिए गैस का मॉलिक्यूल एक यहाँ पे है ना, तो एक कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पाया जाएगा। इतना विरल है। अगर पृथ्वी पर देखें, अगर गैस का एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा यहाँ हो सकता है, तीसरा यहाँ, ऐसे हो सकता है पास। ठीक है, बट अगर बुध की देखें तो वायुमंडल बहुत ज़्यादा विरल है। क्लियर है? तो ये आई होप आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि वहाँ वायुमंडल है, बट क्या है? बहुत विरल है, और आपका दिन में क्या होती है? बहुत गर्मी होती है, और रात में क्या हो जाता है? बहुत ठंड हो जाती है। ठीक है, अगर हम बुध के दिन की चर्चा करें, देखिए बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर है। ठीक है, बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, वहाँ जब आप देख रहे हो कि वहाँ का वायुमंडल ऐसा है, दिन में गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगर आप वहाँ जाओगे तो आप जलकर राख हो जाओगे। रात को इतनी ठंड हो जाती है कि अगर आप वहाँ जाते हो तो बर्फ़ से जमकर फिर मर जाओगे। तो इसका स्टडी कैसे किया जाए? ठीक है, तो बुध का स्टडी करने के लिए कई क्या बनाए जाते हैं? कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? ठीक है, उपग्रह क्या होते हैं? जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। और ग्रह क्या होते हैं? जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। ग्रह है वो किसकी परिक्रमा करते हैं? तारे की। तारे का मतलब यहाँ सूर्य भी एक तारा है। और जो उपग्रह है ये किसकी परिक्रमा करते हैं? ग्रह की। ठीक है, हालांकि ना तो इनका प्रकाश होता है ना इनका प्रकाश होता है, दोनों प्रकाशित किससे होते हैं? तारे से। तारे मतलब सूर्य से। ठीक है, तो सूर्य से ही दोनों क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। बस फर्क इतना है कि जो उपग्रह है वो किसकी परिक्रमा करते हैं? ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठना चाहिए, क्या ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं? बिल्कुल, ये सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं।
जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ग्रहों के साथ साथ सूर्यों की भी परिक्रमा करते हैं और अपने एक्सिस पर भी घूमते ही हैं, ठीक है। तो सूर्य के साथ ग्रह के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा कैसे करेंगे? जैसे जैसे ग्रह की परिक्रमा करते चले जाएंगे। और ग्रह किसकी परिक्रमा कर रहा है? देखिए ये सूर्य है, अगर मान लीजिए ये ग्रह है, ठीक है, तो ग्रह किसकी परिक्रमा कर रहा है? सूर्य की, ठीक है, ऐसे सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई उपग्रह है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, कौन सा है? चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की, सॉरी पृथ्वी की। तो इसकी करते करते अगर मान लीजिए पृथ्वी यहाँ आ जाती है तो चंद्रमा भी क्या आ जाएगा? यहाँ करते करते। फिर पृथ्वी यहाँ आ जाती है तो चंद्रमा भी इसकी ग्रह परिक्रमा करते यहाँ आ जाएगा। अगर पृथ्वी यहाँ जाती है तब यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाती है यहाँ। तो आप देख रहे हो कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते करते सूर्य की भी परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उपग्रह केवल ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वो ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। क्लियर? अगर हम बुध की बात करें तो बुध का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, ठीक है, कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा, नेचुरल है, ठीक है। अगर बुध की बात करें तो नहीं है। तो इस वजह से कुछ कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह वो होते हैं जो किसी मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, मैन मेड होते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं और फिर इनको इसकी आपकी क्या बोलते हैं, बुध की सरफेस पे भेजा जाता है, बुध के ऑर्बिटल में भेजा जाता है और वहाँ की स्टडी करने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले एक मेरिनर 10 नाम का एक कृत्रिम उपग्रह था जिसको बुध की स्टडी के लिए भेजा गया था, ठीक है। और जब ये वहाँ पे भेजा गया और इसी उपग्रह की वजह से वहाँ के क्या किए गए, चित्र वगैरह लिए गए। और जब इसके चित्र लिए गए तब यहाँ पता चला कि जो बुध है यहाँ पर पर्वत भी है, ठीक है, पहाड़ भी हैं और आपके क्रेटर्स भी हैं, बहुत सारे क्रेटर्स भी हैं, पर्वत भी हैं। क्रेटर क्या होता है अब समझ में आ जाएगा ज्वालामुखी में, ठीक है। अभी इतना तनाव नहीं लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब ये मेरिनर 10 कृत्रिम उपग्रह को जब भेजा गया बुध की जानकारी के लिए, तब वहाँ से जब इस उपग्रह के जरिए जो चित्र लिए गए तो वहाँ पता चला कि यहाँ पे पर्वत भी हैं भाई, क्रेटर भी हैं, ठीक है, और पहाड़ भी हैं। क्लियर है? इसी के अनुसार फिर आप देखा जाता है कि 2004 के अंदर, फिर 2004 में नासा आप समझते हो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, और इसरो भारत की है, ठीक है। तो नासा के द्वारा 2004 में बुध की जानकारी के लिए, स्टडी के लिए एक मानव रहित उपग्रह और भेजा गया, मानव रहित अंतरिक्ष यान और भेजा गया जिसका नाम था मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर। ये सारे आपको याद रखने हैं, आप ये नहीं देखना कि 2004 में है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो 2004 को मैसेंजर भेजा गया किसके द्वारा? नासा क्या है? अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है। तो उसके द्वारा मैसेंजर को भेजा गया और किसके लिए? कि बुध की स्टडी की जा सके। बट क्या हुआ कि 2015 को ये बुध की सतह से टकराकर वहाँ पे नष्ट हो गया, ठीक है। 2015 को क्या हुआ? ये बुध की सरफेस से टकराया और वहाँ पे नष्ट हो गया, ठीक है। तो बुध के बारे में आपको इतनी बातें आपके क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो किसका आता है? शुक्र का, यानी वीनस का, ठीक है। तो वीनस का अगर हम देखें तो सबसे क्या है, ये दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह बैठता है? सेकंड। दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह बैठता है? सेकंड। और द्रव्यमान के अनुसार, घनत्व के अनुसार, ये सारा आपको याद रखना है कि कौन सा ग्रह बैठेगा, ठीक है। अगर हम इसकी सूर्य की परिक्रमा देखें तो ये सूर्य की अगर परिक्रमा देखें तो सूर्य की परिक्रमा ये लगभग 225 दिन के अंदर क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है। 225 दिन के अंदर सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, जैसे पृथ्वी 365 दिन में लगाती है। अच्छा, अब देख रहे हो बुध ने 88 दिन में लगाया, ये बढ़ता जा रहा है 225 दिन। तो वो जो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ना, वो यही कारण है। क्यों? क्योंकि बुध क्या है? पास है और शुक्र क्या है? दूर है, ठीक है। अब शुक्र की एक विशेषता ये है कि इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है? देखिए, अगर हम इसके चट्टानों की, इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो वो पृथ्वी से काफ़ी मेलजोल खाती हुई दिखाई देती है, ठीक है। इसकी चट्टानें, इसकी रॉक्स पृथ्वी की चट्टानों से मेल जोल खाती हुई दिखाई देती हैं। इस वजह से इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर पृथ्वी की बहन कहा जाता है, अगर हम पृथ्वी को माँ बोलते हैं तो हमारी क्या हुई है? मौसी, ठीक है। तो आपसे
जो इंटरव्यूअर है वो मजाक मजाक में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपके माइंड में पूरी दिशाएं, आपके पूरे एंटीने खुले रहने चाहिए कि कैसे कैसे रिलेशन बनाकर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो शुक्र है उसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो चट्टानें हैं और शुक्र की जो चट्टानें हैं वो एक दूसरे से क्या खाती हैं, बहुत ही मेल खाती हैं। क्लियर। अगर हम बात करें इसकी गति की, इसकी परिक्रमण की, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करता है, गति करता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। अगर हम इसके घूर्णन की बात करें तो घूर्णन में हमने देखा था ये क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। अच्छा, अगर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सभी ग्रह तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रहे हैं, घूर्णन करते हैं, ये शुक्र और अरुण ये दोनों ही क्या करते हैं, घूर्णन अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, इसका कोई भी रीजन अभी तक नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि ये अंतरिक्ष की स्पेस की घटनाएं हैं, धीरे धीरे इनका भी खुलासा हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर एक दो इन्हीं दो को अपवाद छोड़ दिया जाए तो लगभग सब कुछ क्या होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्योंकि हमारा जो बिग बैंग है, बिग बैंग ही एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। बस इन्हीं दो अपवादों को छोड़ दिया जाए, तो अपवाद तो कहीं भी हो सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो शुक्र है वो सबसे गर्म ग्रह है। देखिए शुक्र क्या है, सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। तो शुक्र सबसे गर्म है। अब आपके माइंड में आना चाहिए भाई पृथ्वी सूर्य के नज़दीक तो सबसे क्या है, बुध है, तो शुक्र कैसे सबसे गर्म हो सकता है, तो शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है। क्यों? देखिए शुक्र का जो वायुमंडल है वहाँ पर कम से कम 90% क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। अब देखिए CO2 पाई जाती है 95%, तो 95% अगर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा रही है तो क्या वहाँ जीवन संभव होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब देखिए सूर्य से जो तरंग जाती है उसमें क्या होती है, 7 तरंगें होती हैं, और साथ में क्या होती है, एक IR भी होती है। IR किसके लिए उत्तरदायी होती है, हीट के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है शुक्र पर भी क्या जा रहा होगा, IR जा रहा होगा, ठीक है। और जब शुक्र पर दिन में तो क्या हो जाता होगा, शुक्र बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता होगा, और जब रात को जब मतलब जो उसकी दूसरी सरफेस है घूमकर सूर्य के विपरीत आती होगी, तो जैसे ही विपरीत उसके अपोजिट आता होगा सूर्य के, शुक्र, तो ठंडा होने पर क्या होता होगा, वहाँ से IR निकलता होगा, और वहाँ पर क्या है 95% CO2 है। और CO2 की विशेषता क्या है, CO2 की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो क्या करती है, हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। CO2 की सबसे मुख्य विशेषता क्या है कि ये हीट को क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। और हीट किस में है, IR में, ठीक है। तो वो जो पार्थिव विकिरण है रात को जब रात को जो शुक्र की सरफेस जब ठंडी हुई होगी तो वहाँ से जो IR निकला होगा, यानी शुक्र का IR निकला होगा, ठीक है। तो CO2 की जो सबसे, ठीक है। अब जरा देखना, अगर हम शुक्र की स्थिति को देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा सूर्य, ठीक है। उसके बाद सबसे दूसरा ग्रह कौन सा आता है, बुध। उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अगर मान लीजिए अर्थ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, अर्थ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश क्या होगा, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये क्या है, सूर्य है, ठीक है, ये आपका क्या है, बुध है, और ये आपका है शुक्र, और ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। मान लेते हैं कि सूर्य भी, ये क्या है, सन है ना, तो ये सारे ग्रह क्या है, इसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा मतलब इसके चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये बुध यहाँ पर है तो कुछ समय पहले यहाँ भी रहा होगा ना, तो हम यहाँ पे भी बना देते हैं बुध को। ये जो शुक्र है कुछ समय पहले यहाँ भी रहा होगा, तो हम यहाँ बना देते हैं शुक्र को, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब ये सूर्य है, ये तो 3D है, इसका प्रकाश है वो चारों दिशाओं में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो पृथ्वी पर जो व्यक्ति खड़ा है, तो उसके लिए क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश जितनी सतह से, जैसे मान लीजिए इसकी कुछ सतह से टकराकर यहाँ जाएगा, ठीक है। सेम सूर्य का प्रकाश इसकी जो शुक्र है इसकी कुछ सतह से टकराकर यहाँ जाएगा, सेम यहाँ पर हो सकता है इसकी कुछ सतह से टकराकर यहाँ जाएगा, इसकी कुछ सतह से टकराकर यहाँ जाएगा, ठीक है। अब जितना भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने है, यानी इस साइड तो क्या होगा, डे होगा, और इस साइड क्या होगी, नाइट होगी। स्वाभाविक सी बात है, पृथ्वी तो क्या है, गोला है ना, तो गोले पे अगर मान लीजिए पृथ्वी गोला है, इमेजिन करिए, तो अगर उस पर अगर आप किसी बैटरी से प्रकाश डालते हो तो कभी भी संपूर्ण पृथ्वी को तो प्रकाशित नहीं कर सकते एक समय में, उसका आधा भाग ही क्या होगा, प्रकाशित होगा, क्योंकि वो गोला है, ठीक है। गोला मतलब आप क्या करिए, एक बॉल लीजिए, अंधेरे में बॉल लीजिए और अपने फ़ोन की बैटरी के साथ उस पर प्रकाश डालिए अंधेरे में, तो आप देखेंगे कि जो बॉल का जो प्रकाशित भाग है वो आधा ही भाग दिखाई देगा प्रकाशित, पूरा कभी भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो गोला है, ठीक है, क्या स्फीयर है।
अब देखिए, कोई भी वस्तु, सबसे पहले समझिए कि कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है। ये पेन बड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर कोई दूसरी वस्तु खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ा है, कार खड़ा है, कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ क्यों दिखाई देती है, आपके माइंड में ये प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। हमें कोई भी वस्तु इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है, ठीक है, हमारी आंखों पर पड़ता है, तब जाकर हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। अब ये सूर्य का प्रकाश बुध की कुछ सतह से टकराया होगा और फिर पृथ्वी पर जो वासी है, जैसे इधर क्या है दिन, तो यहाँ पे जो कोई वासी है उनको दिखाई दिया होगा, ठीक है। जितनी सतह से टकराया होगा उतना ही दिखाई देगा। शुक्र पर जितना टकराया होगा उतना दिखाई देगा। क्लियर है। अब जरा समझना, पृथ्वी जो हमारी है घूम रही है पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो क्या यहाँ जो दिन है, यहाँ पे क्या है दिन है, इधर क्या है रात, इधर क्या है रात। समझिए इसको, बस मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, पूरा समझ में आ जाना चाहिए आपको क्लियर। इसको पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है। इधर क्या है नाइट, इधर क्या है डे, ठीक है। और पृथ्वी कैसे घूम रही है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अब मेरे को बताइए कि जो दिन में यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर दिन में, क्योंकि दिन यहाँ पे क्या है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है दिन। तो यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है, क्या उनको ये बुध और शुक्र दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सूर्य की रोशनी इतनी है कि इस वजह से ये क्या होंगे, इनको दिखाई नहीं देंगे। बट यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि देखिए जो पृथ्वी है वो कहाँ पे है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है अंधेरा, यहाँ पे क्या है रात है। पर यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो धीरे से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगी मॉर्निंग, यहाँ पे क्या होने वाली है मॉर्निंग, सेम, ठीक है। अब पूरा दिन रहेगा, पूरा दिन रहेगा, इस पूरे एरिया में क्या रहेगा, दिन रहेगा। अब यहाँ जो व्यक्ति खड़ा है थोड़ी देर बाद घूम के कहाँ जाने वाला है, यहाँ, तो यहाँ क्या रहेगी इवनिंग, ठीक है। यहाँ क्या होने वाली है मॉर्निंग और यहाँ क्या होने वाली है इवनिंग। यहाँ सुबह होगी और यहाँ रात होने वाली है। क्लियर है, क्योंकि पृथ्वी घूम भी तो रही है ना। क्लियर है। अब जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, जहाँ पे मॉर्निंग होने वाली है, तो उसको अगर वो हाईटेक इलेक्ट्रोस्कोप से देखेगा तो उनको ना बुध और शुक्र क्या दिखाएंगे, चमकीले दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश टकराकर इनकी आंखों में पड़ेगा, ठीक है। सेम यहाँ ही एक कंडीशन होती है, बुध और जितना, ऐसा नहीं है कि पूरा, जितने पे प्रकाश टकराकर जितने पे किसी व्यक्ति की नज़र पे पड़ेगा उतना ही भाग उसको दिखाई देगा। सेम यहाँ शुक्र के साथ भी होगा, शुक्र के साथ यहाँ जितना प्रकाश टकराएगा, और यहाँ पर इवनिंग में जो कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर इवनिंग, क्योंकि यहाँ पे इवनिंग भी तो होने वाली है ना, तो इवनिंग में जब इसको देखेंगे तब ये क्या दिखाई देगा, शुक्र हमको बहुत चमकीला दिखाई देगा। बुध भी देता है, शुक्र भी देता है, ठीक है। वो आगे मैं बताऊंगा कि क्या कारण है कि हम शुक्र को ही चमकीला ग्रह मानते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि पृथ्वी का जो ये भाग है ये दिन है, यहाँ रात है, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कर रही है, घूम रही है। जैसे ही पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो यहाँ व्यक्ति खड़ा है तो वो क्या होगा, दिन में भी तो आएगा ना। यहाँ वाला व्यक्ति खड़ा है, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जैसे ही यहाँ पर आएगा ये व्यक्ति तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन। और ऐसा तो है नहीं एकदम दिन हो जाएगा, एकदम दोपहर हो जाएगी, धीरे धीरे होगा ना। पहले क्या होगी मॉर्निंग, फिर दोपहर, फिर इवनिंग हो जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ व्यक्ति जो खड़ा है ये क्या है, प्रकाश में है अभी, ठीक है। आपको प्रकाश में दिन में खड़ा है दिखाई दे रहा है, पर थोड़ी देर बाद ये घूम के कहाँ चला जाएगा, अंधेरे में, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो शुक्र ग्रह है, यानी जो आपका वीनस है, इसको शाम का तारा और सुबह का तारा, ठीक है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो शुक्र है, हालांकि देखिए ऑप्शन में अगर बुध और शुक्र और तीसरा ऑप्शन हुआ ए और बी, यानी बुध और शुक्र दोनों, तब आप सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यानी ए और सी, यानी ए और बी, बुध और शुक्र दोनों है सांझ का तारा। बट अगर ऑप्शन में अकेला शुक्र हुआ तब आप कहेंगे कि शाम का तारा और सुबह का तारा किसको कहा जाता है, शुक्र को, ठीक है। तो इसी वजह से मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, किसको, शुक्र को। क्लियर है क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग वाले व्यक्ति को अगर देखेगा तो जितना भाग प्रकाश का शुक्र से टकराकर उसकी आंखों में पड़ेगा तो उसको एक स्टार की तरह चमकीला दिखाई देगा। सेम इवनिंग वाले के लिए साथ यही घटना होगी, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। क्लियर है। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि कैसे, क्यों और कहा जाता है। आई होप आपको पता होगा, ये आपने पढ़ रखा होगा कि जो शुक्र है उसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, ठीक है। पर ये सत्य नहीं है कि केवल शुक्र को कहा जाता है,
बुध को भी मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने आपको समझा दिया, बट ऑप्शन में जो रहेगा उसके हिसाब से आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको नंबर चाहिए ना, तो आपको वीनस को क्लिक करना है। अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों रहे कि बुध भी और शुक्र भी है, ऐसा ऑप्शन हो, तो आप उसी को क्लिक करेंगे, ए और बी दोनों, ठीक है। अगर बुध ऑप्शन में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, तब आप शुक्र को क्लिक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस शुक्र को देंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर इतना है कि यहाँ पर प्रेशर कुकर की एक, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होगा, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर क्या है CO2, तो CO2 ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, आपके पृथ्वी का जो IR है उसको एब्जॉर्व कर लेगी, वहाँ पर गर्माहट पैदा कर देगी, और गर्माहट पैदा होगी तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेशर कुकर की एक कंडीशन पैदा हो जाती है। जैसे प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार शुक्र पे भी क्या हो जाता है, प्रेशर कुकर की एक कंडीशन पैदा हो जाती है। क्लियर? आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेम अगर हम बुध की बात करें, बुध की तरह जैसे बुध का कोई भी उपग्रह नहीं था, इसका शुक्र का भी कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्लियर? चलिए अब आगे आता है आपका तीसरे पे आपकी आती है पृथ्वी, ठीक है। तो तीसरे पे क्या आती है आपकी पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में देखते हैं। देखिए अब पृथ्वी को अगर हम दूरी के अनुसार देखें, सूर्य से दूरी के अनुसार, तो हमारा कौन सा ग्रह बैठता था, तीसरा, ठीक है। अगर हम द्रव्यमान के अनुसार देखें तो हमें कौन सा मिलता था, पांचवा। क्लियर? पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए जो भी जरूरी है सब पूरा वातावरण हमें उपलब्ध होता है, ठीक है। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन क्या है, संभव है, ठीक है। अगर हम इसके उपग्रह की बात करें तो जैसा कि हमने देखा पीछे, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं था, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। कृत्रिम और प्राकृतिक में आपको पता होना चाहिए, प्राकृतिक क्या है, जो नेचुरली है, कृत्रिम जो मैन मेड है, ठीक है। मैन मेड तो बहुत बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है मात्र, जिसका क्या नाम है, चंद्रमा, ठीक है। और चंद्रमा के बारे में तो अगली क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा कि चंद्रमा पे क्या है सिस्टम, कैसे वहाँ पे स्ट्रक्चर क्या चलता है। क्लियर? उसके बाद अगर देखें तो पृथ्वी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, उसकी आकृति देखें, पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, पृथ्वी क्या है, इस आकार की है, यानी इस तरह। जो इसके पोल्स हैं, जो इसके ध्रुव हैं, वो क्या है, चपटे हैं, और बीच में से क्या है, उभरी हुई है, ठीक है। और इस आकृति को क्या कहा जाता है, जियोइड, जियोइड, ठीक है। जियोइड का क्या मतलब होता है, देखिए अगर आप इसको देख रहे हो, अगर आप इसको अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए पृथ्वी समझते हो, तो अगर आप ये नज़दीक से देखते हो, आपको कैसा दिखाई दे रहा है, उबड़ खाबड़। देखिए कहीं पर खड्डे हैं, कहीं पर ये उभरा हुआ है, ठीक है, कहीं पर खड्डे हैं, कहीं पर उभरा हुआ है, कहीं पर टेढ़ा है, कहीं मेढ़ा है, ठीक है, पास से। बट आप यकीन मानिए, इसी को आप क्या करिए, दूर से देखिए, इसी को क्या करिए, आप दूर से देखिए। जब आप इसको दूर से देखोगे ना, तो आपको स्पष्ट गोला दिखाई देगी। इसी तरह पृथ्वी को अगर हम स्पेस से दूर से देखते हैं तो हमें गोला दिखाई देती है, ठीक है। और जब हम इस पे नीचे आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ तो भाई गहरे गहरे समुद्र भी हैं, बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ भी हैं, ठीक है। अगर गोल है तो पहाड़ कैसे हैं, ठीक है। तो सेम यही कंडीशन है, इसको कहा जाता है जियोइड। तो अगर आप इसको हम दूर से देखते हैं तो दूर से हमें गोल दिखाई देती है, और जब हम पास में आकर देखते हैं तो हमें उबड़ खाबड़ दिखाई देती है। क्लियर? वो तो आगे हम पूरा इसको स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब अक्षांश और देशांतर देखेंगे तो उसका पूरा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी बस इतनी बात याद रखें कि ये क्या है, आपका जियोइड है, ठीक है। अगर इसकी परिक्रमा देखें तो ये सूर्य की परिक्रमा आपको पता ही है, पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन के अंदर क्या कर लेती है, 365 दिन 6 घंटा, ठीक है। 365 दिन 6 घंटा समय लगता है एक सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए, यानी परिक्रमा करने के लिए। और ये अपने अक्ष पर भी क्या करती है, घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है। और अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। और यही 6 घंटा जब 4 जुड़ जाते हैं ना, 4 साल हो जाते हैं, तो वो लीप ईयर बन जाता है, क्योंकि 6 चौका 24 और 24 घंटे का एक दिन होता है, तो वो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, और वो कितने हो जाते हैं, 366 दिन, ठीक है। जो 366 दिनों में बनता है वो क्या बन जाता है, लीप ईयर बन जाता है। उसमें क्या होता है, फरवरी में एक दिन जुड़ जाता है, 29 दिन का महीना हो जाता है। और वो तो आपको पता ही होगा, 4 से और 400 से डिवाइड होने वाले ईयर क्या कहलाते हैं, आपके लीप ईयर कहलाते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें जो पृथ्वी का जो पूरा टोटल भाग देखा जाए, तो पृथ्वी के टोटल भाग पर लगभग 29% भाग तो कैसा है, स्थल है। स्थल मतलब स्थल मंडल है, ठीक है, चट्टाने हैं, सरफेस है, ठीक है। और इसका जो आपका 71% है, उस पर लगभग आपका
जल है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो मेजर पार्ट है वो किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, ठीक है। और हम बार बार कहते हैं कि पृथ्वी पर जल की समस्या आने वाली है। अब यहाँ देखने से लगता है कि 71% जल है, तो जल की कैसे समस्या आ सकती है। हालांकि जो समुद्रों का जल है वो उपयोग योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है, इस वजह से, क्योंकि जो पीने योग्य जल है वो तो 2 या 3% ही है, बस 1-1.5-2% ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जो स्थल का हिस्सा है, भूखंड का हिस्सा है, वो कितना है 29%, और जल का हिस्सा है वो कितना है 71%, ठीक है। तो अगर हम पृथ्वी को स्पेस से देखते हैं, अगर हम पृथ्वी को क्या करते हैं, स्पेस से देखते हैं, अंतरिक्ष से देखते हैं। अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, इसको हम अंतरिक्ष से देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर हमें कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है, ठीक है। क्योंकि नीली दिखाई देने का सिंपल सा कारण क्या है, क्योंकि यहाँ 71% भाग पर क्या है, जल है, और जल कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है स्पेस से, ठीक है। इस पर फिजिक्स लगती है, वो क्या लगती है वो प्रकाश वाले चैप्टर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जल की वजह से, क्योंकि जल का कितना भाग है 71%, तो 71% भाग होने की वजह से जो पृथ्वी है वो हमें कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। इसी वजह से क्या कहा जाता है, इसको नीला ग्रह भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 71% कितना पाया जाता है, जल पाया जाता है। और जब हम इसको स्पेस से देखते हैं तो हमें यही नीला दिखाई देता है, क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें कि पृथ्वी स्टेट नहीं है, अगर पृथ्वी मतलब स्टेट होती, ना झुकी होती, अभी तो आपको पता है कि 23 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो अगर झुकी ना होती ना पृथ्वी, तो दिन रात की अवधि हर जगह क्या होती, बराबर होती। ये तो हम दिन रात में आगे पढ़ेंगे ही, पर अभी इस बस इतना आइडिया लगाइए कि जैसे मान लीजिए ये, अगर आप इसको पृथ्वी मानते हो, ठीक है, 23.5 डिग्री का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ से अगर झुकी ना होती तो ऐसी स्टेट होती है ना, ऐसे स्टेट होती 90 डिग्री, पर क्या है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई भी है, 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई हुई है। तो यहाँ से कितना है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर एंगल मापते हो तो कितना आता है 23.5 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल मापते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल मापते हो तो 66.5 डिग्री अपने समतल अक्ष पर, ठीक है। अपने यहाँ से 66.5 डिग्री अगर अपने एक्सिस पर देखा जाए तो कितने एक्सिस झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, ठीक है। तो अपने एक्स पर पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। अगर हम इसको बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह करके यहाँ पर ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा, ऐसे है, ठीक है। और इस तरह क्या कर रही है, पश्चिम से पूरब की ओर क्या कर रही है, गति कर रही है, ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर लट्टू की भांति ऐसे 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 लट्टू की भांति कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री क्या है, इसका अपना झुकाव है। और इसी 23.5 डिग्री के झुकाव की वजह से दिन और रात की अवधि में क्या आता है, अंतर आता है। वो आगे आपको पूरा समझाया जाएगा। तो आप इसको ना ईमानदारी के साथ इसको नोट करते चले और नोट्स इसके बनाते चले। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। देखिए यहाँ पे ये सूर्य ग्रहण को सब समझाया जाएगा आपको, ठीक है। ये दिन और रात और ऋतु परिवर्तन को समझाया जाएगा, ठीक है। और फिर ये चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। पूरे आपको चित्र ऐसे साफ साफ बनाने हैं और उसके नोट्स आपको साफ साफ तैयार करने हैं, ठीक है। क्योंकि जब अगर आपको मेंस में लिखने के लिए आएगा, अगर पूछा जाएगा कि सूर्य का हमें एक भाग ही क्यों दिखाई देता है, पृथ्वी से हमें सूर्य का 50% भाग 54% भाग ही क्यों दिखाई देता है, तो वो इसमें पूरा समझाया जाएगा आपको, ठीक है। तो पूरा ईमानदारी से नोट्स बनाए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट वगैरह जरूर किया करें, ठीक है, जिससे मैं आगे आपको वीडियो प्रोवाइड करूं। चलिए, उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है मंगल का, ठीक है, यानी मास, ठीक है। तो मंगल के बारे में देखिए, अगर हम दूरी के अनुसार देखें तो ये पृथ्वी से कौन से नंबर पर बैठता है, चौथे नंबर पर, ठीक है। और मास के अनुसार देखा जाए तो आपको वहाँ से कैलकुलेट कर लेना है, द्रव्यमान के अनुसार, भार के अनुसार, डेंसिटी के अनुसार, ठीक है। तो अब जरा समझना, अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल सूर्य के चारों ओर जो अपनी परिक्रमा करता है वो 687 दिन के अंदर करता है, ठीक है। 687 दिनों के अंदर एक पूरा चक्कर क्या कर लेता है, सूर्य के चारों ओर काट लेता है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि जो मंगल ग्रह है, आपने देखा होगा कि मंगल को लेकर बहुत ही क्या होती हैं, खोजें होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि मंगल ग्रह ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाए जाने की क्या है, संभावना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मंगलयान कहीं आप देखते हैं, चाहे इसरो है चाहे नासा है, अपने अपने अंतरिक्षयान भेजता है वहाँ पर स्टडी करने के लिए कि वहाँ कैसे जीवन की संभावना संभव है। तो ये हो सकता है कि भविष्य में लोग वहाँ भी चले जाएं, अब तो चले ही गए हैं, चंद्रमा में भी चले गए हैं लोग, ठीक है।
मंगल पर भी जा ही आए हैं, ठीक है। तो मंगल पर भी जाए हैं, चंद्रमा भी जाए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग वहाँ पर भी जाके आएंगे और हो सकता है कि वहाँ जीवन की संभावना हो, क्योंकि ऐसा पाया गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ के वायुमंडल को देखा जाए तो जो यहाँ का वायुमंडल है वो बहुत ही क्या है, विरल है, बहुत ही क्या है, विरल है। विरल का मतलब क्या होता है कि वायु का एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ऐसे दूर दूर है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ एक चीज़ और समझनी है आपको, मंगल की जो सरफेस है, मंगल ग्रह का जो सरफेस है उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। मंगल की जो सरफेस है वहाँ पर लोहा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो वायुमंडल है, यानी मंगल का जो वायुमंडल है, उसके संपर्क में आकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है, यानी वो वायु के संपर्क में आकर वहाँ पे क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड जब बनता है तो आयरन ऑक्साइड से क्या होगा कि जो यहाँ पर आयरन की जो मात्रा पाई जाती है वो क्या हो जाती है, उससे क्या हो जाता है, वो लाल कलर का हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जंग लगने पर कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, जब जंग लगती है लोहे को तो उसमें क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, उसकी जो सतह होती है भूरी भूरी सी, लाल लाल सी दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो इसी वजह से आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से जो मंगल ग्रह है उसकी जो सरफेस है वो कैसी दिखाई देती है, हमें लाल दिखाई देती है, ठीक है। और इसी वजह से मंगल को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो लाल ग्रह भी कहा जाता है किसको, मंगल ग्रह को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है तो मंगल को क्यों कहा जाता है, तो आप कहेंगे आयरन ऑक्साइड की क्या है वहाँ पर अधिकता है, क्लियर। तो जो उसकी सरफेस है आयरन, यानी जो मंगल ग्रह है उसकी जो सतह है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से क्या हो चुकी है, लाल हो चुकी है। इसी वजह से दूर से देखने पर वो लाल दिखाई देती है, तो इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। मंगल के भी अपने क्या है, 2 उपग्रह हैं। अगर उपग्रह की बात की जाए तो इसके 2 अपने उपग्रह हैं, एक है डिमोस और एक है फाबोस, ठीक है, डिमोस और फोबोस। अगर उपग्रहों में देखा जाए तो सबसे जो छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है वो कौन सा है, डिमोस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, यहाँ याद रखेंगे उपग्रह है, क्योंकि शब्दों में ही घुमाया जा सकता है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, ठीक है। आगे जो बड़ा पूछा जाएगा वो बृहस्पति का आएगा, वो अगर बता दिया जाएगा आपको। यहाँ जरूर याद रखना है उपग्रह की बात की गई है, ना कि ग्रहों की बात की गई है, क्लियर। तो किसकी बात की है, उपग्रह की। और आपसे पूछ सकता है, ऐसे ही पूछ सकता है कि फाबोस किसका उपग्रह है, या फाबोस का संबंध किससे है, तो ये किसके हैं, मंगल से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब इसके 2 ही उपग्रह हैं, मतलब जो मैन मेड उपग्रह हैं वो तो स्टडी के लिए भेजे ही जाते हैं, पर प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, इसके 2 ही हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ठीक है। यह एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। अगर हम इसके साइज को देखें तो ये आपका जो हमारा एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, यानी जो माउंट एवरेस्ट है उससे ये 3 गुना क्या है, बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। तो आप देख सकते हो माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, 8000, ऊंचाई 8848 किलोमीटर। अब तो 0.86 उसमें जुड़ भी गया है, ठीक है। तो उसका ट्रिपल लगा लीजिए, 3 बार उसको जोड़ लीजिए या 3 से गुणा कर लीजिए। तो वहाँ जो पर्वत पाया जाता है निक्स ओलंपिया, वो कितना है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि मंगल जो ग्रह है इस पर जीवन पाने की क्या है, जीवन पाए जाने की क्या है, संभावना ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो वैज्ञानिक है वो इसकी बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि अलग अलग देशों की जो स्पेस एजेंसियां थी उन्होंने लगातार अपने कई मिशन यहाँ पर भेजे, क्योंकि पृथ्वी के अलावा अगर हम बात करें तो यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की क्या है, संभावना व्यक्त की जा सकती है, ठीक है। यानी जीवन सबसे पहले, मतलब पृथ्वी के अलावा अगर बात किया जाए तो जीवन पाए जाने की संभावना यहीं पर है, बुध पर नहीं है। क्योंकि बुध क्या हो जाता है, आप देख रहे हो मतलब सूर्य टेम्परेचर कितना है वहाँ पर, ठीक है, दिन और रात में अंतर है। शुक्र पे भी संभव नहीं है क्योंकि CO2 कितनी ज़्यादा है, ठीक है। पृथ्वी पे तो है ही है संभव, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के अलावा देखा जाए तो मंगल ग्रह पर इसकी संभावना ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कृत्रिम उपग्रहों की बात करें तो सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो मार्स ओडिसी, ठीक है,
मार्स ओडिसी नाम का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह था जो मंगल की स्टडी के लिए ऊपर भेजा गया था। ठीक है, तो जब ये ऊपर भेजा गया तो इससे जो स्टडी की गई उससे पाया गया कि जो यह उपग्रह है यहाँ पर क्या है, बर्फ और जल की सूचना मिली है। ठीक है, यानी बर्फ और हिम स्थित, देखिए यहाँ पे क्या पाया गया है, इसकी वजह से बर्फ और जल की सूचना मिली है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जल भी है। ठीक है, इसमें क्या पता चलता है, यहाँ पर जल भी है। ठीक है, उसी के बाद फिर कुछ समय के बाद अमेरिकन स्पेस एजेंसी, जिसका क्या नाम है नासा के द्वारा नवंबर 2011 के अंदर, ठीक है, नवंबर 2011 के अंदर एक और नया स्पेस अंतरिक्षयान भेजा गया जिसका नाम था 2011 में MSL, मार्स साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, मार्स साइंस लेबोरेटरी नाम का एक अंतरिक्षयान भेजा और ये नवंबर 2011 में भेजा गया था और ये आपका जाकर अगस्त 2012 में वहाँ पर पहुँचा। या अगस्त 2012 में वहाँ पहुँचने का मतलब उसकी कक्षा में पहुँचा। और जब ये अगस्त 2012 में वहाँ पहुँचा तो इसने वहाँ से जो सूचनाएं भेजी, वहाँ से जो फोटो चित्र लिए, उससे पता चला कि वहाँ पर क्या है, सिलिका का भंडार भी है। ठीक है, तो नासा के द्वारा जो MSL भेजा गया था उससे ने बताया कि यहाँ पर क्या है, सिलिका का भंडार भी है। ठीक है, सिलिका भी यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर। उसके बाद 2006 में फिर क्या हुआ, MRO नाम का एक अंतरिक्षयान भेजा गया जिसको क्या बोला जाता है, मार्स रिकॉग्निशन ऑर्बिटर। ठीक है, वो भेजा गया तो उसने वहाँ जाकर 2015 में 2006 में भेजा गया, 2015 में पुष्टि हुई कि यहाँ पर खारे जल की क्या होती है, नदियाँ भी बहती हैं। ठीक है, तो खारा जल भी पाया जाता है। तो इसी वजह से धीरे धीरे इसकी स्टडी की जा रही है। आपको पता है क्योंकि यहाँ जीवन पाए जाने की संभावना है, कुछ समय बाद लोग पहुँच भी जाएंगे वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फिर सिलिका की भी खोज हो चुकी है कि सिलिका भी है वहाँ पर, खारा जल भी है, बर्फ भी है। ठीक है, तो इसी तरह 2013 में मोवे नाम का एक दूसरा मिशन भेजा गया, मोवेन नाम का एक दूसरा मिशन भेजा गया 2013 के अंदर। ठीक है, और इसका काम था कि वहाँ के वायुमंडल का अध्ययन करना। ठीक है, तो हर एक मिशन का आप याद रखेंगे काम क्या था और किसने क्या पाया। तो ये नाम, इसका क्या काम था, मोवेन का 2013 में भेजा गया। इसका काम था वहाँ पे आपके उसके वायुमंडल का अध्ययन करना। ठीक है, उसका क्या करना, वायुमंडल का अध्ययन करना। और मोवेन की अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो क्या है, मास एटमॉस्फेरिक एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन। ठीक है, तो ये इसका क्या बोलते हैं, मोवेन का फुल फॉर्म है। और इसका क्या काम था, वहाँ के किसके वायुमंडल का अध्ययन करना, मंगल के वायुमंडल का अध्ययन करना। ठीक है, इसी तरह भारत भी फिर पीछे नहीं है। तो भारत की भी अपनी जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, तो इसरो ने भी आपको पता ही है, मंगलयान मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, मंगलयान जिसको MOM भी बोला जाता है, जिसका नाम है MOM यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आपको पता है कि 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था और ये पहुंचा कब, 24 सितंबर 2014 को। ठीक है, तो मंगलयान आपको क्लियर होना चाहिए, तो मूवी बनी हुई है अक्षय कुमार की। ठीक है, तो मंगलयान किसके अध्ययन के लिए भेजा गया था, मंगल ग्रह के लिए। कब भेजा गया था, 5 नवंबर 2013 को, और ये कब वहाँ पहुँचा उसकी कक्षा में, 24 सितंबर 2014 को। क्लियर। तो मंगल ग्रह पर इतनी स्टडी क्यों हो रही है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के अलावा सिर्फ एक ग्रह वही बचता है जिस पर जीवन पाए जाने की क्या है, संभावना पाई जा रही है। क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें नंबर किसका आता है बाद में, बृहस्पति का। ठीक है, बृहस्पति यानी जुपिटर। तो जुपिटर आपको पता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम दूरी के अनुसार देखें तो दूरी के अनुसार ये हमें कौन से नंबर पर पाया जाता है, 5वें नंबर पर। ठीक है, दूरी के अनुसार किस में पाया जाता है, 5वें नंबर पर। अगर उससे वैसे देखें द्रव्यमान घनत्व के अनुसार, साइज के अनुसार, ये सबसे क्या पाया जाता है, तीनों में सबसे बड़ा पाया जाता है। क्लियर। और ये पृथ्वी के आंतरिक ग्रहों में तो आता नहीं, क्यों नहीं आता, क्योंकि जो पृथ्वी के आंतरिक ग्रह हैं वो किससे बने हुए हैं, चट्टानों से बने हुए हैं। ठीक है, इसी वजह से उनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ये आता है जोवियन प्लैनेट के अंदर।
ठीक है, यानी बाह्य ग्रहों के अंदर। ये किसके बने हुए हैं? गैसों के बने हुए हैं। क्लियर, ये किसके बने हुए हैं? गैसों के बने हुए हैं। ठीक है, उसी के बाद अगर हम देखें तो अगर इसकी परिक्रमा देखें तो ये सूर्य की जो परिक्रमा है वो लगभग 11.9 वर्ष में पूरी करता है। तो आप देख सकते हो 11.9 वर्ष लग जाते हैं इसको एक सूर्य का चक्कर लगाने में। कुछ तो बड़ा है, दूसरा सूर्य से दूर भी तो है ना, और कितनी दूर है हमने पूरा देखा था, कितने मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, और ये सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा क्या है? उपग्रह है। तो उपग्रह क्या होते हैं? सबसे बताया मैंने आपको, सबसे ज़्यादा क्या है इसके? उपग्रह, लगभग 67। अभी तो खोज होती जा रही है और भी बढ़ते जा रहे हैं, वो तो जब उसको मान्यता मिलेगी तब। वैसे तो बहुत ही इसके उपग्रह खोजे जा चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो लगभग 67 इसके क्या हैं? उपग्रह हैं। ठीक है, तो जिनमें इन 67 उपग्रहों के अंदर एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। गैनीमीड, ठीक है, तो गैनीमीड क्या है? इसका सबसे इस सौर मंडल का मतलब जो बृहस्पति है उसका तो बड़ा है ही है, साथ के साथ इस पूरे सौर मंडल का जितने भी ग्रह आएंगे, उनके उपग्रह आएंगे, उनमें सबसे बड़ा है आपका गैनीमीड। ठीक है, तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। और सबसे छोटा कौन सा था? डिमोस। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा था? हमने देखा था ना, तो डिमोस किसका था? मंगल का भी हमने देखा। ठीक है, तो गैनीमीड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यहाँ रखेंगे उपग्रह है। क्लियर, अब आप देख रहे हो कि जो बृहस्पति है इसके इतने उपग्रह, कितने? 67 उपग्रह हैं। ठीक है, इतने उपग्रह इसके क्या कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये बृहस्पति है, तो ये छोटे छोटे इसके उपग्रह क्या होंगे? इसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसके चारों ओर क्या कर रहे होंगे? परिक्रमा कर रहे होंगे। ठीक है, पश्चिम से पूर्व। तो इसके चारों ओर इतने ज़्यादा उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो बृहस्पति है इसको लघु सौर मंडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके इतने क्या है? उपग्रह हैं। ठीक है, जैसे सूर्य के कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं, इसके कितने? इतने 67 उपग्रह हैं। तो इतने ज़्यादा उपग्रह होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? लघु सौर मंडल। ठीक है, क्यों कहा जाता है? समझ में आ गया होगा। क्लियर, उसके बाद देखें तो जो बृहस्पति है इसकी समय क्या है? इसकी अपनी क्या है? रेडियो एनर्जी भी है इसके पास। ठीक है, समय की क्या है? इसकी रेडियो एनर्जी है। जैसे पृथ्वी पर तो जो रेडियो तरंग आती है वो सूर्य के प्रकाश से आती है, इसकी समय की भी क्या है? इसकी अपनी रेडियो एनर्जी है। ठीक है, तो ये बातें बृहस्पति के बारे में आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद नंबर आता है शनि का, यानी सैटर्न का। क्योंकि बृहस्पति किससे बना हुआ है? गैसों से। शनि भी क्या है? गैसों से बना हुआ है। ठीक है, दूरी के अनुसार देखें तो इसका 6ठा नंबर बैठता है। क्लियर, अगर हम इसकी सूर्य की परिक्रमा देखें, सूर्य के चारों ओर ये लगभग 29.5 वर्ष में अपना एक पूरा चक्कर लगाता है। देख रहे हो, 29.5 वर्ष, लगभग 30 वर्ष में। और पृथ्वी तो 1 साल में ही घूम लेती है, 365 दिन में ही। ठीक है, और हमने बुध को देखा 88 दिन में ही, 294 दिन, 225 दिन में शुक्र घूम लेता है। ठीक है, तो ये अब देख रहे हैं ना, इसका कारण क्या है? वो जो सबसे पहले बताया था मैंने कि जो सबसे दूर जाते जाएंगे उनका परिक्रमण समय भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि शनि भी क्या होगा? बुध से दूर है, यानी बुध से तो दूर ही है, तो इस वजह से क्या करेगा? 29.5 वर्ष में अपना एक पूरा परिक्रमा कर लेगा। ठीक है, ये जो बेसिकली जो शनि ग्रह है ये गैसों का बना हुआ है। ठीक है, और आपको पता है कि गैसों का बना हुआ है, तो ये जो शनि ग्रह है ना, इसके जो चारों ओर है ना, शनि ग्रह के चारों ओर कुछ रिंग्स दिखाई देती हैं। रिंग्स मतलब उसके वलय दिखाई देते हैं, गैसों के वलय। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसके चारों ओर क्या दिखाई देते हैं? वलय। अगर हम उस वलय की काउंटिंग करते हैं तो हमें कितने पाए जाते हैं? 7 वलय पाए जाते हैं। अब रिंग्स क्या होता है? देखिए, ये जो शनि ग्रह है ना, इसके चारों ओर गैस के कुछ ऐसे इस तरह रिंग दिखाई देंगे, रिंग बने हुए ऐसे गैस के ऐसे रिंग दिखाई देते हैं। जैसे बीच में क्या हो जाएगा? शनि, और उसके चारों ओर घूमते हुए क्या दिखाई देंगे? गैस के रिंग दिखाई देंगे। ठीक है, वलय। तो इसी वजह से इसको गैसों का ग्रह भी कहा जाता है। और इन वलयों की अगर हम गिनती करते हैं तो ये वलय हमें पाए जाते हैं कितने? 7। और ये रिंग्स हैं, जो वलय हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म कणों से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। और इसका जो शनि का खुद का गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से बंध कर इसके चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और गैसों का बना होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? गैसों का गोला। ठीक है, गैसों का गोला। तो गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? शनि का। क्यों शनि को? क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ना, क्योंकि जो पहले 4 ग्रह थे पार्थिव ग्रह, उसके बाद जो थे बाह्य ग्रह यानी जोवियन प्लैनेट। ठीक है, या ग्रेट प्लैनेट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये गैसों के बने हुए हैं। ठीक है, साइज में भी क्या है? बड़े हुए हैं। क्लियर, उसके बाद अगर हम देखें इसका जो वायुमंडल है, वायुमंडल में तरह तरह की गैसें पाई जाती हैं, जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया वगैरह पाई जाती है। ठीक है,
अगर हम देखें इसके उपग्रहों की, इसके भी अपने उपग्रह हैं, लगभग 60 या 60 से 62 के आसपास या 62 के आसपास इसके कितने हैं उपग्रह हैं। ठीक है, अगर हम इसके उपग्रहों की बात देखें तो इसका जो एक उपग्रह है टाइटन, ठीक है, तो टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ओनली इसका, शनि का, ठीक है, ओनली शनि का। अगर पूरे सौर मंडल का देखा जाए तो गैनीमीड है, और गैनीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। अगर छोटा देखा जाए तो डिमोस किसका है? मंगल का। क्लियर? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मंगल लाल ग्रह दिखाई देता है ना उसकी सरफेस, इसी तरह जो शनि है इसकी सरफेस कैसी दिखाई देती है? नारंगी, क्योंकि जो इसकी सरफेस है वो कैसी है? नारंगी। दूर से इसको देखने पर नारंगी दिखाई देता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? नारंगी ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि नग्न आंखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह यही होगा। हमने देखा था ना कि नग्न आंखों से कितने ग्रह देख सकते हैं हम? पृथ्वी से 5 ग्रह। ठीक है, 6 मत लगा देना, 5। ठीक है, उसके बाद आगे आता है आपका अरुण यानी यूरेनस। तो अरुण की जो खोज हुई थी, बेसिकली ऐसा नहीं है कि पहले ही हो गई थी। ठीक है, अरुण की खोज हुई थी 1781 के अंदर, और विलियम हर्सेल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। विलियम हर्सेल, ठीक है, 1781 में इसकी खोज हुई थी, और विलियम हर्सेल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। और ये सौरमंडल का अब दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है? 7वां। ठीक है, अगर मैंने आपको कहा था ना कि अगर हम वो देखें दूरी के अनुसार बीच का ग्रह, तो बीच का ग्रह भी हमें कौन सा पाया था? अरुण। ठीक है, तो बीच का ग्रह भी कौन सा है? सौरमंडल का जो बीच का ग्रह है वो कौन सा है? अरुण। ऐसा नहीं है कि अगर देखने से नंबरिंग वाइज आप उसको लगा दो मंगल को, बृहस्पति को, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पूरा एवरेज निकाल कर शुरू में कि अरुण क्या है इसका दूसरा ग्रह है। ठीक है, अगर हम वैसे देखें सूर्य के बढ़ते क्रम में तो ये 7वें नंबर पे आता है, तो ये 7वां ग्रह है। अगर हम देखें इसका जो परिक्रमण है, परिक्रमण मतलब परिक्रमा कैसे करता है सूर्य के चारों ओर? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, अब पश्चिम से पूर्व जब ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है, याद रखेंगे, तो ये सूर्य है, सूर्य से 7वें नंबर पर है। तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया था एक चित्र बनाकर कि ये दूर है, तो जो परिक्रमा क्या करेगा? देर में करेगा या जल्दी करेगा? स्वाभाविक सी बात है, सूर्य से दूर है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, देरी में परिक्रमा करेगा। तो इसको पूरा परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो लगता है 84 वर्ष। ठीक है, यानी 84 वर्ष के अंदर ये सूर्य की कर लेता है परिक्रमा। बट हमें ये भी पता है कि ये अपने अक्ष पर, क्योंकि शुक्र और ये अरुण 2 ही अपवाद थे ना, ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम करता है, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम करते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, ओनली 2 ग्रह हैं, और क्यों है इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम है। इस वजह से क्या होता है कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है? अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। धीरे धीरे सभी ब्रह्मांड के रहस्यों का भी खुलासा होगा, पर समय लगेगा। ठीक है, अगर हम देखें, देखिए यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। अगर ये पूर्व से पश्चिम, देखिए हमारी पृथ्वी क्या है, अगर हम दूसरे ग्रहों की देखें, पहले पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो जैसे ही पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है तो इसी वजह से पूर्व में क्या होता है? सूर्य उदय। ठीक है, और पश्चिम में क्या होता है? सूर्य अस्त। तो सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? पूर्व के अंदर होता है, जिसको क्या बोला जाता है? सनराइज ऑफ द सन, सनराइज ऑफ द अर्थ, सन किसे बोला जाता है? जापान को, क्योंकि जापान पूर्व में पड़ता है, तो सबसे पहले जापान में सूर्य उदय होता है। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है। अगर हम अरुण की देखें और शुक्र की देखें तो ये कैसे गति कर रहे हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर, ये क्लॉकवाइज कर रहे हैं। ये एंटी क्लॉक, बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉक कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि सूर्य उदय यहाँ कहाँ होगा? पूर्व में या पश्चिम में? क्योंकि ये क्लॉकवाइज कर रहे हैं, इनसे उल्टा कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो सूर्य उदय होगा पश्चिम में। ठीक है, यानी उदय कहाँ होगा? पश्चिम में, और अस्त कहाँ होगा? पूर्व में। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्र ग्रह पर सूर्य उदय किस दिशा में होता है, अरुण ग्रह पर सूर्य अस्त किस दिशा में होता है, और सामान्य दूसरे ग्रहों पर सूर्य अस्त या उदय किस दिशा में होता है। पृथ्वी पर बात की जाए तो सूर्य उदय आपका पूर्व में होगा, अस्त पश्चिम में होगा। कारण, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है। ठीक है, घूर्णन कर रही है। उसके बाद अगर अरुण की पूछा जाए कि अरुण पर सूर्य उदय कब हो, कहाँ होगा, तो आप कहेंगे पश्चिम में।
अस्त कहाँ होगा? पूर्व में। कारण क्या है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कर रही है? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर क्या कर रही है? गति कर रही है। तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से सूर्य उदय और अक्ष की दिशाएं भी क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। क्लियर? तो अगर क्लॉकवाइज कर रही है तो उदय पश्चिम में, अस्त पूर्व में। एंटी क्लॉकवाइज कर रही है, उदय पूर्व में, अस्त पश्चिम में। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। अगर हम देखें जो अरुण है, इसका जो झुकाव है वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5, और ये इससे अपने अक्ष पर क्या होती है? ज़्यादा झुकी हुई है। ठीक है। पृथ्वी से क्या है? ज़्यादा झुकी हुई है। तो अपने अक्ष पर अधिक झुकाव होने की वजह से, इसको क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है। लेटा हुआ ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अपना अक्षीय झुकाव क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो ये 4-5 बातें इसके बारे में आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है आपका 8वां ग्रह है वरुण। ठीक है। वरुण, तो वरुण आपको पता है सबसे अंतिम ग्रह होगा, क्योंकि प्लूटो तो हट गया है। ये जो इसकी खोज थी जोहान गाले नाम के एक जर्मन खगोल शास्त्री थी। जोहान गाले जर्मन के थे खगोल शास्त्री, उन्होंने की थी वरुण की, और उनकी विलियम हर्शेल ने। ठीक है। अब ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से ये 165 साल के अंदर सूर्य की क्या करता है? परिक्रमा करता है। क्लियर? इसका वायुमंडल इतना घना है कि इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया क्या रहती है? विद्यमान रहती है। ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन, इसका जो वायुमंडल है इतना क्या है? डेंस है, क्योंकि इसके जो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन के जो कण है वो क्या होंगे? पास पास होंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ सूरज क्या है? बहुत ही लेट पहुँच पाता है। क्लियर? इसके ऐसा नहीं है कि इसके अपने उपग्रह नहीं है। ठीक है। इसके अपने उपग्रह भी हैं, और कैसे? प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है। इसके अपने क्या है? उपग्रह भी हैं। अगर उपग्रहों में देखें तो जो इसके मुख्य उपग्रह हैं लगभग 13 इसके अपने उपग्रह हैं। उनमें 2 का नाम प्रमुख है, जिनका नाम है मेरिड और ट्रिटोन। ट्रिटोन और मेरिड। ट्रिटोन और मेरिड नाम के क्या हैं? 2 इसके उपग्रह हैं। क्लियर? वैसे 13 क्या है इसके उपग्रह हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर क्या है? वायुमंडल डेंस है और सूर्य का प्रकाश कम पहुँच पाता है, तो इसी वजह से जो ये ग्रह है ये हमें थोड़ा हल्का पीला कलर का दिखाई देता है। पीला ग्रह भी बोल दिया जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इसका वायुमंडल क्या है? डेंस है, और सूर्य का प्रकाश क्या होता है? लेट पहुंच पाता है। ठीक है। उसके बाद जो अंतिम ग्रह आता है प्लूटो। देखिए प्लूटो क्या था? पहले क्या था? ये उपग्रह था। ठीक है। पहले ये उपग्रह था। ये इसको क्या बोलते हैं? प्लूटो, इसको यम कुबेर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। बट 2006 में क्या हुआ? इससे चेक गणराज्य में एक मीटिंग हुई और पूरे कई देशों के वहाँ खगोल शास्त्री आए और उन्होंने इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया। वो क्यों छीन लिया? देखिए, इसको समझने के लिए ये रहा प्लूटो। ठीक है। 2006 में इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया? देखिए, जितने भी ग्रह हैं ये क्या कर रहे हैं? ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। ऐसे अपनी परिक्रमा, मतलब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं अपने ऑर्बिट पर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मंगल इसके ऑर्बिट में चला जाएगा, बृहस्पति इसके ऑर्बिट में चला जाएगा। सब अपने अपने ऑर्बिट पर, अपने अपने पथ पर। ठीक है। अपने अपने पथ पर। बट क्या हुआ? प्लूटो के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि एक तो ये जो सूर्य की जो परिक्रमा करता था बहुत ही दिनों में करता था, बहुत ही लेट करता था, बहुत सालों में। ठीक है। दूसरा क्या कारण है कि जब ये परिक्रमा कर रहा था तो ये क्या करता था? क्योंकि इसकी इसेंट्रिसिटी इतनी ज़्यादा है ना, इसेंट्रिसिटी मतलब इसका झुकाव इतना ज़्यादा है ना, इसेंट्रिसिटी, सिर्फ इसेंट्रिसिटी की वजह से जो प्लूटो है ना, ये दूसरे ग्रहों की क्या होता है? इसकी कक्षा में आ जाता है, दूसरे ग्रहों की कक्षा में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए वरुण है, ये ऐसे परिक्रमा कर रहा है सूर्य की, ये अरुण कर रहा है, ये शनि कर रहा है, ये बृहस्पति कर रहा है, ये मंगल है, ये। ठीक है। इसी तरह जब ये आपका प्लूटो है ना, प्लूटो जब ये अपने एक्सिस पर घूमता हुआ जब सूर्य की परिक्रमा करेगा, सूर्य की परिक्रमा तो कर रहा है ये, ठीक है, ये श्योर है। जब ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा है ना, तो ये इनके ऑर्बिट को क्या कर देता था? क्रॉस कर देता था, क्योंकि इसकी इसेंट्रिसिटी क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। इसेंट्रिसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये देखिए, अब इसकी वरुण की ऑर्बिट क्या थी? ये जा रही थी।
अरुण की ऑर्बिट ये जा रही थी, उसका शनि की ऑर्बिट मतलब इसका पथ रास्ता ये जा रहा था। तो आप देख रहे हो कि ये दूसरों के रास्ते में आ जा रहा था, दूसरों के रास्ते में आ जा रहा था। इस वजह से क्या किया, इसका ग्रह का दर्जा 2006 में छीन लिया गया था। ठीक है, तो अब प्लूटो उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब प्लूटो क्या है, उपग्रह, प्लूटो ग्रह नहीं है, हमारे सौरमंडल के 8 ही ग्रह माने जाते हैं। ठीक है, तो अब इनके आप नोट्स बना लेंगे। अगली क्लास में हम चंद्रमा को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पृथ्वी के घूर्णन को देखेंगे, फिर हम चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को देखेंगे, उल्का पिंडों को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ज्वार भाटा देखेंगे, ज्वार भाटा के बाद हम देखेंगे आपका अक्षांश देशांतर, फिर आपका एस्ट्रोनॉमी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम भौतिक भूगोल को स्टार्ट करेंगे।